नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। उस सारे बवाल का ठीकरा बांग्लादेश ने भारत के ऊपर फोड़ा है, क्योंकि एक छात्र नेता की 12 दिसंबर में गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका इलाज बांग्लादेश में भी हुआ, इलाज सिंगापुर में भी हुआ, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नाम इसका उस्मान हादी है। बांग्लादेश में जब पिछले साल प्रदर्शन हुए थे शेख हसीना के खिलाफ, उसमें यह प्रमुख नेता उभर कर सामने आया था और अभी हाल फिलहाल में इसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया था। 11 दिसंबर में बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 12 दिसंबर को इसने अपने चुनाव का प्रचार शुरू किया था। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की कोशिश में था, लेकिन इसका असैसिनेशन कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ। बांग्लादेश में कुछ पत्रकारों का यह कहना है कि जो हमलावर थे वो इस असैसिनेशन के बाद भारत चले गए हैं, भारत भाग गए हैं। जिस तरीके से शेख हसीना भारत आई थी, उसी तरीके से हमलावर भी भारत आ गए हैं। इसीलिए वहां के प्रमुख जो अखबार का दफ्तर था उसे पूरी तरीके से जला दिया गया है। भारत की जो एम्बेसी थी या फिर भारत का जो कार्यालय था जहां से वीजाज भारत जारी करता था, वहां एक भीड़, एक मॉब बहुत बड़ी संख्या में उस कार्यालय पर जा चढ़ी, जिसके बाद वहां की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। इसके बाद क्या भारत और बांग्लादेश में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और दोनों देशों के बीच अब युद्ध होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश भी चीन से लगातार हथियार खरीद रहा है और अपना जो भारत की सीमा से, मेघालय से जो उसका एक एयरबेस लगता है लाल मुनीरहाट, उस पर चीन लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इन सारे विषयों पर आज सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। क्या उस नक्शे में था और क्या वाकई में इन दोनों देशों के बीच अब युद्ध वाली स्थिति आ पनपी है। उस्मान हादी का सबसे पहले जिक्र करते हैं। इसे शरीफ उस्मान हादी के नाम से भी जानते थे। शरीफ उस्मान बिन हादी या फिर शरीफ उस्मान हादी के नाम से भी इसे बांग्लादेश में जाना जाता था। यह कट्टर इस्लामी नेता था जो बांग्लादेश में 2024 के छात्र विद्रोह का प्रमुख नेता था। यह विद्रोह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाला था। वो इनकलाब मंच का प्रवक्ता और संयोजक भी था, जो एक कट्टरपंथी संगठन है। 1994 में इसका जन्म हुआ था। नलचिटी उपजिले का रहने वाला था और मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता था और आवामी लीग, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी है, जिसे भारत समर्थक माना जाता है, उसका खुलकर विरोध करता था। और फिलहाल ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र थे। इंडिपेंडेंट सांसद उम्मीदवार भी था। अब बात करते हैं इसके नक्शे की। 12 दिसंबर 2025 को हादी ने फेसबुक पर एक विवादास्पद नक्शा पोस्ट किया, जिसे ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बताया गया। इस नक्शे में वर्तमान बांग्लादेश के अलावा भारत के पूर्वी हिस्सों को शामिल दिखाया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्य और यहां तक कि म्यांमार के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया था। वो नक्शा जरा एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा। यह नक्शा भारत के लिए उकसावे वाला माना गया था। हालांकि यह कोई पहला नक्शा नहीं था। इससे पहले जो अंतरिम सरकार का सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से भी एक नक्शा जारी किया गया था, जिसमें से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के राज्यों को और पूर्वोत्तर के जो भारत के राज्य 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें अपना हिस्सा दिखाया गया था। दुनिया के तमाम राजनयिकों को यह नक्शा भेंट किया था मोहम्मद यूनुस ने। और पाकिस्तान के शमशाद मिर्जा जब बांग्लादेश पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें भी वो नक्शा दिया गया था। लेकिन ये वो नक्शा है जो उसकी तरफ से फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जारी किया गया था। हालांकि 12 दिसंबर को नक्शा जारी करना और 12 दिसंबर को ही असैसिनेशन इसका कर दिया जाना, इस वजह से बांग्लादेश भारत से इसके तार जोड़कर देख रहा है। यह भारत के लिए उकसावे वाला था, क्योंकि इसमें बांग्लादेश के विस्तार की कल्पना की गई थी, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता था। नक्शा एक मानचित्र के रूप में था, जो बांग्लादेश को बड़ा दिखाकर पड़ोसी क्षेत्रों को इसमें मिलाता हुआ दिख रहा था। भारत के खिलाफ कब कब और क्या क्या इस उस्मान ने बयानबाजी की है, क्यों यह भारत विरोधी था, वो भी समझ लीजिए। हादी भारत के कट्टर आलोचक हुआ करते थे और भारतीय आधिपत्य के खिलाफ मुखर थे। उनके विशिष्ट बयानों के कुछ बयान इस तरीके से हैं कि 2024 में छात्र विद्रोह के दौरान उन्होंने आवामी लीग पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाते हुए उसकी निंदा की और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। चूंकि आवामी लीग को भारत समर्थक माना जाता है, इसलिए उनकी आलोचना अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ मानी गई। 12 दिसंबर को ग्रेटर बांग्लादेश नक्शा पोस्ट करते हुए उन्होंने भारत के पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश में शामिल दिखाकर उकसावे वाली बयानबाजी भी की थी, जो भारत की संप्रभुता पर
हमला माना गया। ये पोस्ट बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाला था। सामान्य रूप से देखिए तो वो बांग्लादेश की राजनीति में भारत के हस्तक्षेप की आलोचना करता था और भारतीय आधिपत्य के खिलाफ संघर्ष की बात करता था। हालांकि ये बात भारत सरकार के द्वारा कई बार साफ की जा चुकी है कि भारत का कोई भी इंटरफेयर बांग्लादेश की राजनीति में नहीं है। कोई नेता किसी देश का समर्थक और किसी देश से दूर जाता हुआ उसकी मानसिकता हो सकती है, जैसे शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है, लेकिन वहीं मोहम्मद यूनुस को चीन और पाकिस्तान के समर्थक माना जाता है। तो क्या इससे मान लिया जाए कि बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान का इंटरफेयर है और चीन का इंटरफेयर है, जिस तरीके से ये उस्मान आलोचना भारत की किया करता था। उसकी मौत के बाद उनके संगठन की तरफ से कहा गया कि भारतीय आधिपत्य के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए, जो उनके ये रुख को दर्शाता है कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं। शेख हसीना जो भारत समर्थक मानी जाती हैं कि निर्वासन में भारत की भूमिका की भी आलोचना ये लगातार करता था। उस्मान हादी ने 12 दिसंबर 2025 को अपने फेसबुक पर जो विवादास्पद ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा पोस्ट किया था, वो भारत के बहुत सारे हिस्सों को, असम, त्रिपुरा, मेघालय को बांग्लादेश में दिखा रहा था। जो जानकारी अब तक मिल रही है, 2022 से दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में भी बहुत सारे अज्ञात हमलावरों को मारा गया है। देखिए, ये अज्ञात हमलावरों के द्वारा बांग्लादेश में कोई पहली हत्या नहीं है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में गए थे और एससीओ में जब पुतिन के साथ एक गाड़ी में बैठकर लगभग 45 मिनट उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए थे और वो जनता को जब संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम में, तब उन्होंने कहा था कि आप लोग तालियां किस लिए बजा रहे हैं, कि मैं गया था इसलिए या वापस लौट आया हूं इसलिए। उनके इस बयान को जोड़कर देखा गया बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में सीआईए के एक एजेंट की एक होटल में मृत पाया गया, एक एजेंट जिसकी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और अमेरिका ने उस सीआईए एजेंट का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। उसके बाद एक लगभग 8 से ज्यादा लोग इसी अवस्था में अज्ञात तरीके से मार दिए गए, होटलों में और कोई सड़कों पर मारे गए, जिनकी खबर निकलकर सामने आई। इसे भारत से जोड़ा गया कि जिस तरीके से 2022 से 2025 तक पाकिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावर एक्टिव हैं, जो भारत विरोधी लोगों को, भारत के आतंकियों को लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं, क्या वैसे ही लोग बांग्लादेश में भी अब पनप चुके हैं। पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। लगभग 32 आतंकवादियों को, भारत के आतंकवादियों को अब तक शूट डाउन किया जा चुका है। ये हत्याएं मुख्य रूप से भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जो बाकी आतंकी संगठन हैं, उनके जो आतंकी थे उन पर की गई। इनमें से कई मामले पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में भी हुए, जहां मोटरसाइकिल सवार हमलावर आते हैं और इन आतंकियों को जहन्नुम या फिर कहेंगे जन्नत में पहुंचाकर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मई 18, 2025 सैफुल्लाह खालिद जो एलईटी का शीर्ष कमांडर था, वो सिंध में मारा गया। 16 मार्च 2025 को अबू कलात हाफिज सईद का सहयोगी था, यह पंजाब में मारा गया। 9 मार्च 2025 मुफ्ती शाह मीर, यह बलूचिस्तान में मारा गया था। बाकी भारत की तरफ से राजनयिक विरोध भी दर्ज करवा दिया गया। भारत ने बांग्लादेश सरकार के साथ मजबूत विरोध दर्ज किया है, खासकर भारतीय मिशनों की सुरक्षा में गिरावट को लेकर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के दूत को समन किया, बुलाया और उनसे कहा कि चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में आखिर क्यों हो रही हैं। साथ ही अंतरिम सरकार से भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की। भारत की तरफ से वीजा केंद्र को बंद कर दिया गया। सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने खुलना और राजशाही में अपने 2 वीजा आवेदन केंद्रों को बंद कर दिया है, जहां प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। भारत ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और छात्रों के लिए एक सलाह जारी की, जिसमें उन्हें स्थानीय यात्रा से बचने और अपने आवास से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी गई। मिशनों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया, जहां फिलहाल बांग्लादेशी सेना की तैनाती है और यहां बांग्लादेशी पुलिस की भी तैनाती है। अब आते हैं उस विषय पर जिस विषय में ये युद्ध वाली स्थिति दोनों देशों के बीच बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति को लेकर भारत की संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें पड़ोसी देश की स्थिति को जटिल और लगातार बदलती हुई बताया गया। इस रिपोर्ट के आने के कुछ घंटों बाद फिर से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहां पर जितने भी जो नेता हैं वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कई सौ प्रदर्शनकारी करीब रात 11 बजे
प्रथम ओलो के ऑफिस पहुंचे, इमारत को घेर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने फिर बहुत सारी आगजनी की, लगातार वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे कि पत्रकारों, शिक्षाविदों को डराने की कोशिश की जा सके। बाकी एनसीपी के एक प्रमुख नेता हैं सर्जिस आलम ने कहा कि अंतरिम सरकार जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं लौटाता तब तक बांग्लादेश में उच्चायोग बंद रहेगा, अभी या कभी नहीं, हम युद्ध में हैं। मतलब अभी या कभी नहीं, मतलब फिलहाल इनका कहना है कि मौजूदा वक्त में हम युद्ध में हैं। एनसीपी वही संगठन है, छात्र संगठन, जिससे ये उस्मान हादी आया करता था। लेकिन क्या वाकई में बांग्लादेश भारत से लड़ने की स्थिति में है? क्योंकि वो इस तरीके आजकल पैर इसी तरीके से पसार रहा है। आईएसआई का लगातार इंटरफेयर बांग्लादेश में हो रहा है। जो जैश ए मोहम्मद हुआ या फिर एलईटी हुआ, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, वो लगातार अपने बेस कैंप बना रहे हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन आतंकियों का भारत में हो सकता है, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी चीन लगभग $400 मिलियन का निवेश कर रहा है। चीन से फाइटर जेट भी खरीदने की डील बांग्लादेश कर रहा है। और भारत का जो राज्य है मेघालय, उसकी सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक एयरबेस है जिसका नाम है लाल मुनीरहाट एयरबेस। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो एक्टिव नहीं रहा, हालांकि ट्रेनिंग वगैरह वहां दी जाती थी, लेकिन ऑपरेशनल वो एयरबेस नहीं रहा जब तक शेख हसीना वहां रही। लेकिन अब उसे ऑपरेशनल कर दिया गया है। वहां रडार सिस्टम तैनात कर दिया गया है, वहां आपका ड्रोन्स तैनात कर दिए गए हैं, और वहां फाइटर जेट्स भी तैनात करने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से अघोषित युद्ध बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के साथ लड़ना चाहता है, या फिर उसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन भारत के विरोधी, भारत के आतंकी जहां भी, जिस देश में भी हैं, वो लगातार ठिकाने लगाए जा रहे हैं। कौन उन्हें ठिकाने लगा रहा है उसके बारे में अभी तक कुछ खुलकर जानकारी सामने नहीं आ पाई है। बाकी जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जिस दिन इसने जारी किया, उसी दिन जिस तरीके से इसे ठिकाने लगाया गया, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।